स्वागत है आपका IQ के इस नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो उम्र, वर्ग और परिस्थिति से परे हम सभी के जीवन को प्रभावित कर रहा है, सोशल मीडिया। कोई भी जानकारी लेनी हो, समय बिताना हो, कुछ नया सीखना हो या मनोरंजन करना हो, सोशल मीडिया आज हमारा सबसे आसान और भरोसेमंद साथी बन चुका है। लेकिन यही साथी कब एक आदत और फिर एक लत बन जाता है, इसका एहसास अक्सर बहुत देर से होता है। आज यहाँ आम बात हो गई है कि बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं या परेशान करते हैं तो हम उन्हें मोबाइल थमा देते हैं। यह तुरंत राहत तो देता है, लेकिन धीरे धीरे यह उनके मानसिक विकास को प्रभावित करने लगता है। समस्या यह नहीं कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि मोबाइल ना दें तो उनसे क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाए, और यही गलतफहमी आने वाले वर्षों में एक बड़ी समस्या बन जाती है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को हम अलग अलग खंडों में विभाजित कर रहे हैं, जिससे कि उम्र के हर पड़ाव पर मानसिक व शारीरिक स्तर पर क्या परिवर्तन होते हैं और क्या क्या क्रियाकलाप बच्चों से करवाए जाए, इसे आप विस्तार से समझ सकें। और सबसे खास बात कि आप अपनी सोशल मीडिया की लत को कैसे नियंत्रित करें, यह भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। रोहित कक्षा 10वीं का टॉपर छात्र था। तेज स्मरण शक्ति, तेज सीखने की क्षमता। परीक्षा पास करने पर उसे स्मार्टफोन मिला। शुरुआत में 10 मिनट रील्स, फिर 30 मिनट, फिर रोज़ 2 घंटे। 6 महीनों में रोहित बदल चुका था। वह पढ़ने बैठता था पर ध्यान नहीं लगा पाता था, जो पढ़ता था भूल जाता था। बिना काम किए थकान महसूस होती थी। रोहित आलसी नहीं हुआ था, रोहित सोशल मीडिया का आदी हो चुका था। और रोहित अकेला नहीं है, ऐसे ही कई रोहित किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित। इससे कैसे बचें और सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय का उपयोग कैसे करें, यह सीखने के लिए वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। बात करते हैं उम्र के सबसे पहले पड़ाव, मस्तिष्क की नींव, 0 से 6 वर्ष की। ईश्वर द्वारा दी गई सुंदर मानव देह की मानसिक प्रगति के लिए 0 से 6 वर्ष का पड़ाव नींव का ही काम करती है। क्यों खास होती है यह उम्र? दर्शकों, 90% मस्तिष्क की वायरिंग यही बनती है। बोलने की क्षमता, कल्पना शक्ति का विकास, शरीर का संतुलन और मूवमेंट, भावनात्मक जुड़ाव, क्रिएटिविटी या सृजनात्मक क्षमता का बढ़ना आदि गुण व परिवर्तन इसी उम्र में होते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए। यह वृद्धि का समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर बच्चों को उनकी क्षमता और बुद्धिमत्ता के हिसाब से चित्रकला, रंगों के खेल, मिट्टी या पानी के साथ खेलना, मोल्डिंग क्ले के साथ खेलना, उनसे बात करके, कहानी सुनाकर, उनसे शारीरिक गतिविधि करवाकर, जैसे जंपिंग, डांसिंग, रनिंग आदि आसान और स्वास्थ्य विकास के खेल खेलकर उनके मानसिक शारीरिक विकास में सहायता कर सकते हैं। यदि इन गतिविधियों के स्थान पर मोबाइल स्क्रीन को स्थान मिलेगा तो बच्चों की कल्पना शक्ति कम होती है, बोलने में देरी, ध्यान की अवधि घटती है, शारीरिक विकास कम होता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन व झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ती है, उनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है, या कभी कभी बच्चे आंखों की समस्या, रीढ़ की हड्डी, गर्दन या मानसिक बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। इस उम्र में दिमाग वास्तविक दुनिया से सीखता है, मोबाइल से नहीं। तो इस अनमोल समय को ऐसे ही अनदेखा ना करें, इसको एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों को सही दिशा देने में उनकी मदद करें। अब बात करते हैं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की। यह उम्र जिज्ञासा और कौशल विकास की अवस्था है। इस उम्र में याद रखने की क्षमता, तर्क शक्ति जिसे हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, सीखने की क्षमता, आदतों का निर्माण और ज्ञान की क्षमता विकसित होती है। इसके लिए बच्चों को उचित वातावरण व सहयोगी क्रियाकलाप देने की कोशिश करें, जैसे किताबें पढ़ना, पजल या शतरंज खेलना, खेलकूद, रचनात्मक चित्रकारी करना या अन्य कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करना, सवाल जवाब करना जिसमें वह व्यस्त रहें। उन्हें इन गतिविधियों के अलावा यदि मोबाइल स्क्रीन दी जाती है तो उनका पढ़ते समय ध्यान भटकना, याद रखने की क्षमता का कमज़ोर होना, सोशल मीडिया की लत लगना, चिड़चिड़ापन, क्रिएटिविटी की कमी, पढ़ाई में मन न लगना, मोबाइल के अपने पास में न होने से बोरियत महसूस होना आदि समस्याएं देखी जा सकती है। यह उम्र तय करती है कि विद्यार्थी जीवन भर कितना अच्छा सीख पाएगा, इसीलिए उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, मोबाइल की नहीं। अगला पड़ाव 13 से 19 वर्ष का, यानी टीनेजर्स की यह उम्र व्यक्तित्व विकास, आत्मनियंत्रण और अनुशासनात्मक जीवन के विकास से जुड़ी है। इस उम्र में ये गुण गहराई से पढ़ाई करके
सामाजिक समस्याओं व समाधानों पर बातचीत करके नई समस्या से जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके समाधान खोजने से बहुत तेज़ी से विकसित कर सकते हैं। यदि इस महत्वपूर्ण समय पर टीनेजर्स अपना समय सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं तो उनमें आत्मनियंत्रण की कमी, तुलना और चिंता की भावना का बढ़ना, नियमित व गहरी नींद की कमी, अनुशासन का कम होना, गुस्सा बढ़ना, स्वयं के प्रति नकारात्मक भावनाओं का बढ़ना, ऐसी ही मुख्य समस्याओं के साथ साथ आँखों, तंत्रिका तंत्र व गर्दन से रीढ़ से जुड़ी हुई समस्याएं निरंतर बनी रह सकती है। 20 वर्ष से ऊपर की अवस्था के बारे में बात करें तो यह अवस्था करियर मतलब नौकरी पेशा और उत्पादकता की अवस्था है। इस उम्र में पेशेवर कौशल, मानसिक तनाव संभालने की क्षमता, समय प्रबंधन, जिम्मेदारी संभालने की क्षमता, अनुशासनात्मक कुशलता, नई चुनौतियों पर कार्य करने की क्षमता विकसित होती है और इनको अच्छे से विकसित किया जा सकता है यदि हम काम करते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, कुछ अलग सीखने या पढ़ने का अभ्यास करते हैं, जटिल और वास्तविक मुद्दों पर बातचीत करते हैं, नई चुनौतियों पर काम करते हैं। लेकिन यदि यह सब क्रियाकलाप करने की बजाय हम मोबाइल का सहारा लेते हैं तो हमें मानसिक थकान, काम में मन न लगना, नींद का अनियमित होना, तनाव बढ़ना, चिड़चिड़ापन और जीवन में अधूरेपन की भावना विकसित होने लगती है। इस उम्र में हमें अच्छी तरह एहसास होना जरूरी है कि बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता है, तो यह समय सोशल मीडिया पर नहीं, वास्तविक गतिविधियों पर खर्च होना चाहिए। और अब हम 30 से ऊपर की उम्र के बारे में बात करते हैं क्योंकि यह अवस्था स्थिरता, परिपक्वता और समझदारी की अवस्था होती है। यहाँ पर हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। यदि हम प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 1 घंटे से अधिक समय बिताते हैं तो परिवार से दूरी, मानसिक बेचैनी, क्षणिक आनंद, अनावश्यक तनाव, गुस्से की अधिकता, अपने उद्देश्यों से भटकाव, काम में मन न लगना, अनावश्यक मानसिक थकान, नींद का अनियमित होना आदि प्रभाव के साथ ही आँख, तंत्रिका तंत्र, गर्दन और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं आमतौर पर बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हर उम्र के साथ मानव मस्तिष्क व शरीर का विकास निरंतर चलता रहता है। इसे प्राकृतिक रूप से होने देना ही सही दिनचर्या है, ना कि मोबाइल के साथ समय बिताकर। यदि हम समय को यूं ही बिता देते हैं तो पाते हैं कि जरूरी कार्यों के लिए समय ही नहीं बच पाता है। कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं जिसके कारण चिंता, मानसिक तनाव, उत्तेजना और स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। दर्शकों, हम किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, कोई भी जिम्मेदारी निभा रहे हो, एक गार्डियन, टीचर, एम्प्लॉय, व्यवसाय या रिटायर्ड पर्सन, एक सीमा से अधिक किसी भी आदत का हावी होना लत ही कही जाती है। हमें इससे बचना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की लत से कैसे बचे। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन एक ईमानदार कोशिश स्वयं पर विश्वास के साथ की जा सकती है। यहाँ पर एक सोशल मीडिया रिसेट प्लान आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसे फॉलो करके आप सोशल मीडिया की लत को नियंत्रित करके अपने महत्वपूर्ण समय को बचा सकते हैं और इसका सदुपयोग अपने जरूरी कामकाज या उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं। जानते हैं 3 दिन के सोशल मीडिया रिसेट प्लान के बारे में, जो कि इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों, आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको दोबारा मूल स्थिति में लौटने की ज़रूरत है। तो हम 3 दिन का एक अभ्यास करेंगे जिससे हम सोशल मीडिया के प्रभाव को कम से कम करने और नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला दिन, अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स आदि को 72 घंटे के लिए ऑफ कर दें। अध्ययन के दौरान फ़ोन दूसरे कमरे में रखें, सभी नोटिफिकेशन बंद रखें। याद रखें कि आप केवल अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप पूरे एनवायरनमेंट को नियंत्रित कर रहे हैं। दूसरा दिन, अपनी आदतों को बदलें। सबसे महत्वपूर्ण, जब भी शॉर्ट्स देखने की याद आए तब तक 5 मिनट वॉक करें, पानी पिएं, 10 गहरी सांस लें, 2 मिनट आँख बंद करें। पेपर पर कुछ भी लिखिए या चित्र बनाएं, पजल सॉल्व करें, शतरंज खेलें, किसी मुश्किल समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। तीसरा दिन, अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, किसी कठिन विषय या कला को सीखने की कोशिश करें। वायलिन, गिटार, तबला, संगीत, ढोलक, नृत्य, पेंटिंग आदि सीखने में समय लगाएं। ध्यान रहे कि स्क्रॉलिंग आराम करना नहीं है, यह मानसिक थकान का आधार है, क्योंकि आपकी संवेदी प्रणालियाँ, दृष्टि और श्रवण लगभग 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड की गति से डाटा एकत्रित करती है। रील्स की तीव्र गति संज्ञानात्मक भार को बढ़ाती है, जिससे खंडित स्मृति उत्पन्न होती है, जहाँ दर्शक अक्सर देखने के बाद तुरंत सामग्री को याद करने में विफल रहते हैं। रील्स देखना नशीले पदार्थों के प्रभाव की नकल करता है। मस्तिष्क को अच्छा लगने वाला डोपामिन
को अति उत्तेजित करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कमज़ोर करता है। यह वह क्षेत्र है जो ध्यान, स्मृति और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इस पूरे क्रियाकलाप का असर धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क पर होता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और अब अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर स्वीडन ने अपनी शिक्षा पॉलिसी के तहत परंपरागत पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री के स्थान पर कक्षाओं में शैक्षिक प्रौद्योगिकी एडिटेक, विशेष रूप से स्क्रीन, टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया था, जिसके प्रभाव इतने हानिकारक थे कि अब इस पॉलिसी को हटाने और उस पर भारी प्रतिबंध लगाने का आंदोलन इस बात से प्रेरित हुआ कि यह उपकरण अक्सर सीखने की क्षमता बढ़ाने की बजाय इसको बाधित करते हैं। एडटेक को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप शिक्षकों, अभिभावकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया कि सीखने की क्षमता बाधित हुई है। भारी ध्यान का भटकाव, संज्ञानात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान कौशल में कमी आना, मानसिक स्वास्थ्य का खराब होना, आवश्यक मानवीय अंतःक्रिया का नुकसान होना, तकनीक के व्यवधान के कारण समय की बर्बादी, व्यावहारिक क्षमताओं की भारी कमी होना इस प्रयोग की विफलता को दर्शाते हैं, जिसकी शुरुआत स्वीडन ने 2009 में की थी और 2022 से 2025 के बीच 104 मिलियन यूरो का भारी निवेश करके स्वीडन पहला देश बना है जिसने वापस पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्रियों की तरफ लौटने की परंपरागत पहल की है। यह हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण है कि हमारी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास प्राकृतिक तरीके से ही तेजी से होता है, न कि डिजिटल साधनों से। कुछ हद तक डिजिटल संसाधनों का प्रयोग सीखने को सरल बना सकता है, परंतु हमेशा नहीं। इसलिए स्वयं के लिए बड़ा उद्देश्य बनाएं, उसको प्राप्त करने के लिए डिजिटल संसाधनों का प्रयोग सहयोगी के तौर पर करें, न कि इन्हें समय व्यतीत करने का लक्ष्य बनाकर चलें। यदि करने के लिए कुछ नहीं है, आप तनावपूर्ण या अकेलापन महसूस करते हैं, तो जिसका कोई नहीं उसका सोशल मीडिया है, इस तर्ज पर ना चलें। आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें, इनको आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो सांसों की शक्ति और समस्याओं का समाधान जरूर देखें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।